नमस्कार, लोकवाणी न्यूज चैनल में मैं मावी पांचाल आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज दिन भर की बड़ी खबरें। विधानसभा 2023 की रणभेरी बज चुकी है। रणभेरी में अपना भाग्य आजमा रहे प्रत्याशी अब अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगे हुए हैं और आम जन से सीधे संवाद करके समर्थन मांग रहे हैं। इसी क्रम में निर्दलीय प्रत्याशी अशोक कोठारी ने आज भिलवाड़ा के विभिन्न टेक्सटाइल मार्केट में उद्योगपतियों और व्यापारियों से जनसंपर्क किया और समर्थन मांगा। वहीं भाजपा प्रत्याशी विठल शंकर अवस्थी ने बापूनगर, रीको एरिया, बिलिया सहित आसपास की कॉलोनियों में जनसंपर्क किया। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ओम नारायणीवाल ने भी अभी फिलहाल कार्यकर्ताओं से राय मशवरा किया और उनकी नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में आजाद शर्मा, पंकज डीडवानिया, अशोक मुंदड़ा सहित सभी प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। जहां एक तरफ प्रत्याशी जनसंपर्क में अपनी शक्ति लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय पार्टियों से नाराज पदाधिकारी और कार्यकर्ता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। इसी के साथ आज कांग्रेस के पूर्व पार्षद गोपाल कीर वार्ड नंबर 56 के सैकड़ों समर्थकों के साथ रैली निकालकर भाजपा कार्यालय पहुंचकर भाजपा ज्वाइन की। वहीं शाम ढलते ढलते फिर और 100 से अधिक लोगों ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में भाजपा कार्यालय पहुंचकर समर्थन दिया। मैं गोपाल कीर कांग्रेस से पूर्व पार्षद हूँ। मैं अपने जो भी 200-300 समर्थक है उनके साथ में आज कांग्रेसी सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूँ और अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो रहा हूँ। सर, आप ये बीजेपी ज्वाइन क्यों करना चाहते हैं? मैं बीजेपी ज्वाइन करने का मूल कारण है मोदी जी की राष्ट्रवाद की नीति और देश के लिए वो दिन रात काम कर रहे हैं, उनसे प्रभावित हूँ। और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, जैसे कि अभी इजराइल हमास का युद्ध हो रहा, आतंकवादी हमास संगठन का कांग्रेस वाले खुला समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे जो उग्रवादियों का, आतंकवादियों का साथ देता है संगठन, उसके साथ में मैं नहीं रह सकता हूं। ऐसे संगठन मतलब उग्रवाद को समर्थन मैं नहीं कर सकता हूं और इसलिए मैं अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ले रहा हूं। जो शाम को 4 बजे यहाँ से रैली के रूप में जाएंगे, बीजेपी कार्यालय पहुँच कर वहाँ पर जो भी नेता उपलब्ध होंगे उनके सानिध्य में बीजेपी की सदस्यता लेंगे। वंदे मातरम, जय श्री राम। आसीन कांवलास पंचायत मुख्यालय पर बुधवार को 4 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया, जिसमें 40 टीमें भाग ले रही है। वहीं आसींद में भाजपा ग्रामीण मंडल महामंत्री महावीर गुर्जर ने क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया तथा सभी खिलाड़ियों को टूर्नामेंट की शुभकामनाएं दी तथा कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। खेल से ही मनुष्य का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक एवं सर्वांगीण विकास होता है। पहला मैच कांवलास व कालियास के बीच हुआ, जिसमें कांवलास विजेता रहा। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि माधव गुर्जर, वार्ड पंच राजेश मेघवंशी, शंकर सिंह, विष्णुजी शर्मा, शंभुनाथ योगी, सुरेश गुर्जर, नौरत मेवाड़ा, सांवर शर्मा, भागचंद मेवाड़ा, कांवलास टीम कप्तान अनिल वैष्णव, कालियास टीम कप्तान आशुतोष कुमावत, अनिल साहू, सांवर मेघवंशी, भोजराम गुर्जर, लहरू गुर्जर, महावीर वैष्णव, रामजस मेवाड़ा, अर्जुन गुर्जर, अनिल गुर्जर, कैलाश गुर्जर, विकास बारेठ, भरत वैष्णव, गांव के कई गणमान्य नागरिक, युवा साथी उपस्थित थे। आसीन न्यायालय के समीप गोविंदपुरा के नजदीक सरकारी भूमि पर निर्माणाधीन मकान बनाने की सूचना मिलने पर प्रशासन मौके पर पहुंचा, जहां पर मौजूदा स्थिति में एक मकान पहले से ही बना हुआ था तथा दूसरे मकान का निर्माण कार्य शुरू था। प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से सरकारी भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया। वहीं अतिक्रमण करने वाले लोगों ने बताया कि उन्होंने यह जमीन एक व्यक्ति से खरीदी थी। सरकारी भूमि को खरीदने एवं बेचने संबंधित मामला आसींद क्षेत्र के अंतर्गत आया है, जिसके तहत उपखंड अधिकारी संजीव कुमार खेदर, तहसीलदार भंवरलाल सैन, पुलिस उपाधीक्षक योगेश शर्मा सहित प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी एवं पुलिस जाब्ते के साथ राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा रिपोर्ट मौका पर्चा बनाकर एवं जमीन का नक्शा देखकर सरकारी भूमि में हो रहे कब्जे को जेसीबी के माध्यम से हटाया गया। जिले के बागोर थाना अंतर्गत चांदरास में भीलों का खेड़ा ग्राम में
रतनजोत के बीज खाने से 9 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें उपचार के लिए महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया गया है कि चांदरास में भीलों का खेड़ा में कल खेलते खेलते किशन, देवली, सुखदेव, प्रकाश, जगदीश, मीरा, नैनाराम, कमल, नारायण भील ने रतनजोत के बीज खा लिए, जिनकी रात में अचानक तबीयत बिगड़ने लगी। उन्हें उपचार के लिए पहले चांदरास फिर बागोर अस्पताल ले जाया गया, जहां से सभी बच्चों को महात्मा गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल में चिल्ड्रन वार्ड में मासूमों का इलाज जारी है। अब सभी मासूमों की स्थिति ठीक बताई गई है। ग्रामीण राजू भील ने बताया कि कल एक बालिका खेत से रतनजोत के बीज तोड़कर घर ले आई थी और एक ही जगह खेल रहे इन बच्चों ने इन बीजों का सेवन कर लिया, जिससे उनकी हालत बिगड़ी है। इस घटना के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया है। क्या सर कि बच्चा बच्ची खेलने गए खेत पर, तो एक बच्ची ने एक पेड़ के छोटे छोटे बीज एक इकट्ठे करके एक झोली में लेकर घर पर आई और सारे बच्चे खेल रहे थे। वहाँ पर सभी बच्चे ने मिलकर एक बीज खाए। तो बीज खाने के बाद घंटा भर में सबको उल्टी होने लगी। उल्टी होने के बाद उसको हॉस्पिटल ले जाया गया। पहले चांदरास हॉस्पिटल ले जाया गया सरकारी, वहाँ से मना कर दिया तो बागौर गए और बागौर से रेफर कर दिया भीलवाड़ा के लिए। तो भीलवाड़ा के लिए तो रात को 10 बजे यहाँ भीलवाड़ा हॉस्पिटल सरकारी महात्मा गांधी हॉस्पिटल में लाया गया। तो अब ठीक है, बच्चा बच्ची सीरियस ठीक है। रात से तो जानी हालत गंभीर थी, लेकिन अब ठीक है। कितने बच्चे? 9 बच्चा बच्ची। नाम तो एक का नाम तो है कैलाश एंड एक का नाम है कन्हैया एंड प्रेमी, नारायण। कुल मिला के 9 बच्चा बच्ची है। 9 बच्चा बच्ची है। राजू जी मेरा नाम। हिंदू समाज का सबसे बड़ा त्योहार कहे जाने वाला दीपावली को लेकर अब कुछ ही दिन रह गए हैं। इसको लेकर बाजारों में भी तरह तरह के आइटम की लोग खरीदारी कर रहे हैं। दिवाली को लेकर लक्ष्मी पूजन का सबसे बड़ा महत्व रहता है और लक्ष्मी पूजन की बात की जाए तो पूजा में काम में आने वाली हर एक चीज़ अलग ही महत्वता रखती है। लक्ष्मी पूजन में विशेष रूप से कई प्रकार के फलों को रखा जाता है, जिसमें सबसे छोटा फल कहे जाने वाले लाल बोर यानी बेर भी इसमें शामिल हैं। यह लाल बोर भिलवाड़ा में आसपास के जंगल के इलाकों में से भिलवाड़ा आ रहे हैं और इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह जंगली झाड़ियों में उगता है और सीधा मंडियों में आ रहा है। यह केवल लक्ष्मी पूजन के लिए ही विशेष नहीं है, बल्कि लोग इसे स्वाद को लेकर भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वहीं अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो भिलवाड़ा में यह 100 रुपये प्रति किलो के भाव से लोगों को मिल रहे हैं। भिलवाड़ा शहर के विभिन्न इलाकों में लाल बेर की बिक्री करने वाले रामपाल कहते हैं कि भिलवाड़ा शहर में बीते 40 साल से इसकी बिक्री करने का काम कर रहा हूँ। भिलवाड़ा में इन दिनों भिलवाड़ा जिले के ग्रामीण इलाकों के जंगलों में ये जंगली बोर आ रहे हैं। यह पहाड़ी पर लगने वाले जंगली झाड़ियों में उगते हैं। यह स्वाद में काफ़ी बेहतरीन होते हैं और लोग इसे बहुत खाना पसंद करते हैं। वहीं अगर लक्ष्मी पूजन की बात की जाए तो लक्ष्मी माता के पूजा थाली में यह सबसे छोटा फल है और इसका महत्व रहता है। इसको भी भिलवाड़ा में परिवार लक्ष्मी माता की पूजा करने की थाली में रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर इसकी कीमत की बात की जाए तो यह भिलवाड़ा में 100 रुपये प्रति किलो के भाव से बिक रहे हैं और इसको लोग खरीदना। ये बोर बेच रहे हैं, गाँव से आते हैं, कच्चे मंडी से जंगल में उगते हैं। ये छोटे छोटे जंगल छोटे पेड़ पे उगते हैं। ये पूजा में काम आते हैं, दिवाली पे और खाने के लिए भी काम आते हैं। गाँव से आते हैं, लेर, दांतल, मंगरोर, जितागेड़ी और इधर बहुत से गाँव में गाँव में टूट जाते हैं। जो बड़े बड़े पहाड़ पे रोड पे। हिंदू संप्रदाय का सबसे बड़ा त्योहार माने जाने वाला 5 दिवसीय दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस के साथ होती है। धनतेरस के दिन हर कोई व्यक्ति अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना करता है।
इस बार 300 साल बाद धनतेरस पर अनोखा संयोग बनने जा रहा है। धनतेरस तिथि पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से साधक को अपार धन की प्राप्ति होती है, साथ ही घर से दरिद्रता दूर होती है। ज्योतिष शास्त्र में धनतेरस के दिन खरीदारी करने का भी विधान है। अगर आप भी सुख और समृद्धि पाना चाहते हैं तो धनतेरस के दिन ये 5 चीजें घर ले आएं। ज्योतिषाचार्य हरिओम शास्त्री ने कहा कि दिवाली के महोत्सव की शुरुआत धनतेरस के साथ हो जाती है और धनतेरस पर विशेष रूप से भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है। घर में सुख और समृद्धि के लिए विशेष रूप से घर में मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा, कुबेर यंत्र, कलश, चरण पादुका और सोने चांदी के सिक्के घर में लाना चाहिए। इससे घर में सुख और शांति बनी रहती है। आगामी धनतेरस को लेकर 300 साल में पहली बार ऐसा संजोग बैठ रहा है कि बृहस्पति के होरा में धनतेरस के दिन 5 बजे से लेकर 6:30 तक इस समय सोना चांदी खरीदना है तो इससे दिन दोगुना रात चौगुना घर में बरकत होती है और व्यापार में भी बढ़ोतरी होती है और इसमें चांदी खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। वहीं अगर राशियों की बात की जाए तो वृषभ, तुला और मीन, कुंभ सहित धनु राशि के लिए यह धनतेरस सबसे शुभ मानी जा रही है। यह राशि वाले लोग ये जो धनतेरस आ रही है ये करीबन 300 साल में पहली बार ऐसा है। इतना अच्छा संयोग बैठा हुआ है कि इस दिन अगर बृहस्पति के होरा में कोई भी धनतेरस के यानी बृहस्पति का होरा है 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक, इस चीज में अगर कोई भी सोना चांदी खरीदता है तो उसको घर में बरकत होती है और दिन दूनी रात चौगुनी इसके व्यापार में सभी में अच्छा संयोग बैठता है। जो भी खरीदते हैं वो अच्छा, सबसे अच्छा रहता है और इसमें चांदी खरीदना अति आवश्यक रहती है, जो चांदी शुभकारी मानी गई है। वृषभ राशि के लिए, तुला राशि के लिए, मीन राशि के लिए, कुंभ राशि के लिए, धनु राशि के लिए ये धनतेरस सबसे ज्यादा शुभकारी मानी गई है। सबसे ज्यादा चांदी, पंचधातु, स्टील को छोड़ करके, लोहे को छोड़ करके कोई भी धातु अगर खरीदते हैं तो शुभकारी है, शुभ माना जाता है। चांदी, पीतल, स्टील, तांबा ये सभी खरीद सकते हैं। अगर ज्यादा नहीं खरीद सकते तो अपने घर के, अपने हाथ के लिए कढ़ाई खरीद लो, तांबे का खरीद लो, किंतु शुभ रहता है इसमें। इसके दिन 12:35 से धनतेरस लगेगी 10 तारीख को। इसके बाद में दूसरे दिन सुबह तक ये धनतेरस है और इसमें पूजा कर सकते हैं। सबसे ज्यादा फलदायी है 3 बजे से लेकर के और शाम के 7 बजे तक। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की और ब्रेक के बाद जानेंगे जिले की बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए लोकवाणी न्यूज चैनल के साथ। जैसा कि आप सबको पता है, दिनांक 25 नवंबर को हमारा मतदान दिवस है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। इस महापर्व में हम सबकी भी हिस्सेदारी हो और हम वोट करने अवश्य जाएं। वोट करना हमारा अधिकार है और हमारे अधिकार का उपयोग हमें अवश्य करना है। 25 नवंबर भूलता नी, हवारे हाथ वगे थकी, हाजे सो वगे हुदी। टेम काड़ी ने वोट नाकवा जावू सह। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है।
N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने माणिक्य नगर रोड भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसव, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लिगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग शास्त्री नगर भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा, जिला धंधा नियंत्रण सोसाइटी भीलवाड़ा के आर्थिक सहयोग से एवं स्पर्श हॉस्पिटल भीलवाड़ा तथा गणेश उत्सव प्रबंधन तथा सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वाधान में निःशुल्क नेत्र परामर्श एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर हर माह की 5 तारीख को समय प्रातः 9 बजे से अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा में आयोजित होगा। निःशुल्क नेत्र ऑपरेशन, निःशुल्क दवा, चश्मा वितरण 6 व 7 तारीख को स्पर्श हॉस्पिटल RC व्यास कॉलोनी टंकी के बालाजी के पास भीलवाड़ा उपलब्ध रहेंगी। जांच परामर्श अपना घर वृद्धाश्रम RC व्यास कॉलोनी भीलवाड़ा। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, दिनांक 25 नवंबर को हमारा मतदान दिवस है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व। इस महापर्व में हम सबकी भी हिस्सेदारी हो और हम वोट करने अवश्य जाएं। वोट करना हमारा अधिकार है और हमारे अधिकार का उपयोग हमें अवश्य करना है। 25 नवंबर भूलता नहीं, हमारे हाथ वगे थकी हाजे सो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं कुछ और बड़ी खबरें। विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है। चुनाव में अपना भाग्य आजमाने के लिए राष्ट्रीय पार्टियों के साथ क्षेत्रीय और निर्दलीय कई प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन भीलवाड़ा शहर की आम जनता क्या चाहती है, इस कड़ी में आज लोकवाणी टीवी चैनल के हमारे रिपोर्टर सुरेंद्र सागर पहुंचे एक ऐसे तबके के पास जो कि अच्छे बुरे की परख कर न्याय दिलाने का कार्य करते हैं। भीलवाड़ा के न्यायालय में आज सीधी बात के तहत अधिवक्ताओं से चर्चा की गई। वो आने वाले उम्मीदवार से क्या चाहते हैं और क्या उम्मीद रखते हैं। आज विधानसभा 2023 के चुनाव की घोषणा हो चुकी है और दोनों पार्टियों के प्रत्याशी अपने अपने मैदान में उतर चुके हैं। लेकिन भीलवाड़ा की जनता और शिक्षित वर्ग किस मोड में है, आज हम खड़े हैं भीलवाड़ा के न्यायालय में, जहां हम आज बात करेंगे उस वर्ग से जो कि अच्छे और बुरे का फैसला करवाने में अपना अहम भूमिका निभाते हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं कि वो भीलवाड़ा के लिए कौन सा विधायक चाहते हैं और उनसे क्या उम्मीदें रखते हैं। भीलवाड़ा का जो वर्ग है जी, क्या चाहते हैं आप, कौन सा उम्मीदवार चाहते हैं, किस टाइप का उम्मीदवार होना चाहिए जो आपकी उम्मीदों पर खरा उतर सके। उम्मीदों पर खरा उतरने की बात जहाँ तक है, जो लोक कल्याणकारी योजनाओं को एज इट इज
फॉलो करे, केवल एजेंडे में नहीं ले और जनता को सुशासन दे। क्या लगता है किस टाइप का विधायक होना चाहिए, किस टाइप की डिमांड है आप लोगों की? मैं भीलवाड़ा से अधिवक्ता हूँ, श्रीनाथ पारासर। इसमें जो भीलवाड़ा में ऐसा नेता पब्लिक को चाहिए जो सुशासन लाए और पब्लिक की समस्याओं का निदान करे, और जो भी पब्लिक की जो भी समस्या है उसमें आकर खड़ा रहे, और जिस प्रकार जन जागरण की बात करे, और हर कोई जिस प्रकार भीलवाड़ा में रोडों की बदहाली हो रही है और भीलवाड़ा में बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, जिस प्रकार की के ओवर ब्रिज की मांग है, जो नेता भीलवाड़ा की समस्या के लिए पूर्ण जोर तरीके से संसद में विधानसभा में आवाज़ उठावे, इस प्रकार के नेता की भीलवाड़ा को सख्त जरूरत है, ताकि जो जनता समस्याओं से त्रस्त होकर परेशान हो रही है उनका निराकरण हो सके। क्या मानते हैं आप? हम ये मानते हैं, हम न्यायालय से संबंधित हैं। दुर्भाग्य से भीलवाड़ा में पिछले 20 सालों से ऐसा कोई लीडर पैदा नहीं हुआ, या ऐसा कोई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उनको न्यायालय से कोई मतलब नहीं है। भीलवाड़ा न्यायालय की 10 कोर्टें अभी किराए के कॉम्प्लेक्सों में चल रही हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे जो न्यायालय परिसर होना चाहिए वो ऐसा यहाँ नहीं है बिल्कुल। और भीलवाड़ा का जो भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, उनको न्यायालय से संबंधित जब भी हम समस्या बताते हैं तो जैसे कोई वकील का किसी का घर का काम हो, भीलवाड़ा शहर की आबादी के लिए जो न्याय की व्यवस्था होनी चाहिए, जो न्यायालय परिसर होना चाहिए, पार्किंग की व्यवस्था होना चाहिए, ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं है। यहाँ 10 कोर्टें किराए की चल रही है, और दुर्भाग्य से भीलवाड़ा में चंबल का पानी होते हुए भी हर वकील को अपनी कैन मंगानी पड़ती है। यहाँ पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा नहीं है, पर्याप्त परिसर नहीं है। आने वाले 100 वर्षों के लिए ऐसा लीडर चाहिए जिसका विजन हो, जहाँ न्यायालय की पर्याप्त व्यवस्थाएं हो, पार्किंग की व्यवस्थाएं हो, और न्यायालय सुचारू रूप से न्यायालय परिसर में चले। 10 लाख रुपए भीलवाड़ा न्यायालय को कॉम्प्लेक्स में किराया का देना पड़ रहा है। उसके बाद भी हम वकीलों को वहाँ न्यायालय की अनुभूति नहीं होती। जैसे हम कोई कॉम्प्लेक्स में दुकान में सामान लेने जा रहे हैं, तो न्यायालय जो परिसर है उसके लिए ऐसा प्रतिनिधि हम चाहते हैं जिसको न्यायालय के परिसर के बारे में चिंता हो। अभी आपको पता हो, कलेक्ट्रेट परिसर में एक रजिस्ट्रार ऑफिस होता था, वो ऑफिस यहाँ से 5 किलोमीटर कोड़ा चला गया कि भाई बिल्डिंग जर्जर है। उसी बिल्डिंग के अंदर हमारा MSc 2 न्यायालय चल रहा है। तो जो बिल्डिंग रजिस्ट्रार के लिए खतरनाक हो सकती है वो न्यायालय के भी हो सकती है, लेकिन रजिस्ट्रार का ऑफिस वहाँ जाने से वकीलों को भी बहुत समस्याएं हो रही। बहुत से वकीलों को सर्च के लिए वहाँ जाना पड़ता, रजिस्ट्री के लिए वहाँ जाना पड़ता। तो ऐसा चाहिए कि जहाँ मिनी सचिवालय हो, जहाँ प्रशासन की सब व्यवस्था एक साथ और पब्लिक को सुविधा हो। क्या मानते हैं आप? भीलवाड़ा एक एशिया का मैनचेस्टर है, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर है, परंतु गत 20 साल से इस मैनचेस्टर पर गहरी चोट पहुंच रही है। आज भीलवाड़ा का टेक्सटाइल उद्योग बाहर जा रहा है, नीमच जा रहा है, बांसवाड़ा जा रहा है। क्यों जा रहा है? कि यहाँ के जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देते। यहाँ के जनप्रतिनिधि चेंज होने चाहिए। यदि एक कर्मण्य व्यक्ति जनप्रतिनिधि है तो चेंज होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मैनचेस्टर इसमें चोट पहुँच रही है। हम चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि जो इसमें कर्मण्य, जो काम करने वाला, वही आना चाहिए। क्या लगता है, आप एक सीनियर हैं तो क्या मानते हैं, क्या भीलवाड़ा की स्थिति क्या है? भीलवाड़ा आज की तारीख में नेतृत्वहीन हो गया है, क्षमताहीन हो गया है। भीलवाड़ा में 15 साल से एक ऐसा माहौल हो गया जैसे कोई लीडरशिप ही नहीं हो। भीलवाड़ा शहर की सड़कों को आज तैयार करने का जो काम हो रहा है 15 दिन से, भीलवाड़ा शहर के अंदर सड़कें थी नहीं, नालियों का पानी इस नाली से इस नाली में आ रहा था, कोई रोकने वाला नहीं था। और शहर के अंदर आवारा पशुओं का आतंक पहले भी था, आज भी शहर में आवारा पशुओं का आतंक है। भीलवाड़ा शहर में ट्रैफिक नाम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। भीलवाड़ा के अंदर जो हालात है उसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज इंस्पेक्टर विहीन जिला हो गया है। आपके जो विधायक हैं वो क्या सही उम्मीदों पे खरे उतरे? मेरा तो जो सोच है, मैं ये मानता हूँ, चाहे विधायक जनप्रतिनिधि भीलवाड़ा का हो चाहे पूरे भारतवर्ष का हो, मेरी ये भावना है और मेरी ये सोच है कि जनप्रतिनिधि 5 वर्ष में केवल वोट के समय में 7-8 दिन तक पूरी ताकत लगाकर घर घर में घूमता है। इसके बजाय 5 वर्षों तक जनप्रतिनिधि जिस जहाँ का है, भीलवाड़ा से तो भीलवाड़ा में, मंडलगढ़ है तो मंडलगढ़ में, उसको जयपुर जाने तक की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन पर यदि कोई बिल पास होता है तो अपना मतदान कर सकता है। वहाँ जाकर भी क्या करेगा? मतदान ही करेगा।
अपनी राय देगा। यहाँ से जब ऑनलाइन ऐसी सुविधाएं हो गई है, पान वाले की दुकान पर 5 रुपए के गुटखे का ऑनलाइन पेमेंट हो सकता है। तो इन जनप्रतिनिधि की राय, विचार और वोट उनके क्षेत्र से क्यों नहीं किया जा सकता है? अगर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में 5 वर्ष तक रहेगा, 7 दिन में डोर टू डोर चला जाता है, 5 वर्ष में 500 बार अपनी जनता के पास जाएगा और समस्या उसके कानों तक अपने आप पहुंच जाएगी और उसका निदान का मालूम पड़ेगा। अभी तो 5 साल में 1 दिन आता है और 4 साल और 60 दिन गायब रहता है। उसको क्या लेना देना है ये पूरे देश। हाँ सर, मैं एडवोकेट बनवारी व्यास अच्छा, बना एक और शबनमी। बड़ी बात है, 1 सेकंड और है और नहीं, एक बात और है। दूसरी बात, इन जनप्रतिनिधियों को चाहिए कि जनता किससे जुड़ी हुई है। गांव में पंचायत और सचिव, शहर में चाहे नगर परिषद हो, चाहे यूआईटी हो, चाहे महानगर हो, इन लोगों पर चेक एंड बैलेंस हो जावे। हर चीज़ का म्यूटेशन ऑनलाइन है, रजिस्ट्री ऑनलाइन होती है, तो सेम डे म्यूटेशन क्यों नहीं खुलता है? ऑफिस में जाने की क्या ज़रूरत है? लेकिन यदि हम भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करना चाहें, अपनी मानसिकता हो, अपनी नैतिकता हो, तो ये मेरा कहना सोच बदले। हाँ सर, मैं भीलवाड़ा सेशन कोर्ट में अधिवक्ता बनवारी व्यास बना शबनमी नाम मेरा ये मानना है कि विधानसभा की जो चुनाव चल रहे हैं और हम 15 साल से जिनको वोट देके ज़बरदस्त मतों के साथ में बिठाया विधानसभा में, हालत ये है कि वो केवल चुनाव में दिखते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कि वो उठावना स्पेशलिस्ट हैं, वो चाहते तो ओवरब्रिज करवा सकते थे, वो चाहते तो भीलवाड़ा की एकदम एशिया में नाम हो जैसा कर सकते थे। सबसे बड़ी दुर्भावना तो ये है उन लोगों के मन में कि वो विधायक को उसका पैसा ही खर्च नहीं कर पा रहा है और फिर चुनाव में आ गए कि साहब हमारे को वोट दीजिए, कैसे देवें उनको। अब क्या तो हमारा जो ये समय चल रहा है, अब ये निर्णायक समय यह है कि जिनको हमने खूब परखा देखा, सर आंखों पे बिठाया, उनको शर्म खुद को आनी चाहिए कि हम वोट कैसे मांगने जा रहे हैं और खुद को मन में सोचना चाहिए कि हम आज काम करते तो ये नौबत आज नहीं आती। समस्या कभी भी कहीं ख़त्म हो ही नहीं सकती है। किसी कार्यकर्ता की मांग आप कभी पूरी कर ही नहीं सकते हो, लेकिन जनप्रतिनिधि को ये चाहिए ऐसा काम करे जो काम उसके विधानसभा क्षेत्र के हर आदमी के काम आवे। किसी भी एमएलए ने मुझे इंडिविजुअल मेरा कोई काम कर दिया है तो मेरी महत्वाकांक्षा पूर्ण हो सकती है, लेकिन हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा पूर्ण नहीं हो सकती। इसलिए कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा को छोड़ करके ऐसा काम करे जो लोगों के पूरी जनता के काम में आवे। कार्यकर्ता लिमिटेड होते हैं, जनता लिमिटेड नहीं है। जनता पूरी, एमएलए पूरी जनता का, वो कार्यकर्ताओं का नहीं है। कार्यकर्ता आज हैं, कल दूसरे आ जाएंगे। आप ऐसा काम करो जो हर जनता के काम आवे। भीलवाड़ा आज की तारीख में 20 साल, 25 साल, 30 साल पुराना वाला भीलवाड़ा नहीं रहा। आज भीलवाड़ा को फ्लाईओवर की डिमांड है। मैं पूछना चाहता हूँ, 15 साल से विठल शंकर जी एमएलए हैं, क्या उन्होंने फ्लाईओवर के लिए एक बार आवाज़ उठाई? क्या उन्होंने एक भी बार विधानसभा में कहा कि भीलवाड़ा को फ्लाईओवर की ज़रूरत है या भीलवाड़ा में सड़कें चौड़ी करने की ज़रूरत है? 15 साल से विठल बेड़िया जी एमपी है, क्या उन्होंने भीलवाड़ा के लिए एक क्वेश्चन विधानसभा में उठाया? किसी लोकसभा में किसी एक मंत्री से जाके भीलवाड़ा के लिए उन्होंने कुछ मांगा? देखना, आप देखिए जाजपुर वाले विधायक को, जी सरकार नहीं होने के बाद वो दिल्ली में हर 7 दिन दिल्ली जाता है और किसी न किसी मंत्रालय से कुछ न कुछ ला करके जाजपुर में करवा रहा है। क्या इन्होंने करवाया? आज नारायणवाल जी को ये पता था कि मैं भीलवाड़ा से चुनाव लड़ूंगा। 5 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, क्या उन्होंने भीलवाड़ा के लिए कोई काम किया? आज वो दावेदारी आज नहीं जता रहे, वो 5 साल से दावेदारी जता रहे हैं। तो 5 साल में उनको भीलवाड़ा नहीं दिखा कि यार मैं वोट मांगने किस मुंह से जाऊंगा? जिस आदमी को निर्दलीय के रूप में 45,000 वोट दिए लोगों ने, उस आदमी का फर्ज नहीं बनता कि मैं भले ही हार गया, सरकार मेरी है, मैं सरकार में कहीं इन्वॉल्व हूँ, कांग्रेस में इन्वॉल्व हूँ, मेरी चल रही है, तो मैं भीलवाड़ा के लिए कोई योजना लेके आऊँ? लाए रामलाल जी ने जितना अभी मांडल क्षेत्र के लिए किया, क्या किसी भी एमएलए ने किसी विधानसभा क्षेत्र के लिए किया? उनको नहीं दिख रही, रामलाल जी को दिख रही। मुझे दोबारा जाना है, वोट लेने हैं, जीतने हैं, तो सारा यूआईटी का पैसा वो पेरा फेरी में ले जाके लगा दिया। 30-30 करोड़ के हॉस्पिटल बना दिए, 6-6 करोड़ के हॉस्पिटल बना दिए। क्या भीलवाड़ा में जो एमएलए चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है या भीलवाड़ा से जो खड़ा हुआ उसको नहीं दिख रहा है कि भले हो सकता है उसको लोगों ने हरा दिया, लेकिन आज 18,000 लोगों ने तो उसको चुना है, 45,000 लोगों ने तो उसको वोट दिया। उनकी महत्वाकांक्षा को या उनके आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कभी भीलवाड़ा के लिए काम करने की कोशिश की? नहीं की। एमएलए उसको आना चाहिए। मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है, तो क्या समस्याएं हैं उद्योगपतियों के सामने, क्या समस्याएं आ रही है? देखिए, उद्योगपतियों की जो समस्या है, आप चाहे किसी की भी समस्या हो, आप में इच्छा शक्ति होगी उसे दूर करने की तो आप कर पाओगे।
चुनाव में खड़े होंगे, जीतोगे और 5 साल बैठ जाओगे, फिर तो कुछ काम नहीं होना है। जो भी जनप्रतिनिधि खड़े हुए हैं, मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि जीतें, हमारी शुभकामना है, मगर भीलवाड़ा के लिए कम से कम काम करें, चाहे सरकार किसी की भी हो। जैसे भाई साहब ने अभी बताया फ्लाईओवर वगैरह, और उद्योगपति, आप टेक्सटाइल मार्केट की तरफ चले जाएं, वहाँ पे कितनी तंग सड़कें हैं वगैरह, ट्रैफिक की समस्या है। तो जब आप इच्छा शक्ति रखेंगे तो सारे कार्य होंगे, बिना इच्छा शक्ति के कुछ नहीं होना। भीलवाड़ा के अंदर सबसे ज़्यादा तो समस्या ट्रैफिक की है और रोज़गार। अगर जब तक रोज़गार नहीं है तो बहुत से बेरोज़गार ऐसे ही घूम रहे हैं। विठल शंकर जी अवस्थी 15 साल तक रहे, ना तो रोज़गार की बात हुई है, और जब तक ये फ्लाईओवर नहीं बन जाता, ट्रैफिक की व्यवस्था से निजात नहीं दिलाएंगे तो कोई मतलब नहीं, कोई जनप्रतिनिधि का कोई महत्व नहीं। थैंक यू। क्योंकि जो अपेक्षाएं उनसे थी कि वो जिस तरह से काम करेंगे लोगों की और जनता की जो अपेक्षाएं थी वो उस पर खरे नहीं उतरे हैं। इसलिए हमारी जो अपेक्षा है उस पर खरे नहीं उतरे। इसलिए हम ये चाहते हैं कि ऐसा कैंडिडेट आए जो जनता की अपेक्षा पे खरा उतरे, और वो जनता जो उनसे आशा रखती है उस हिसाब से काम करे। मेन चीज़ विकास की है, और विकास सर्वोपरि होता है चुनाव राजनीति में। जो व्यक्ति विकास को ध्यान देगा, विकास के प्रति समर्पित रहेगा, जनता उसी के प्रति समर्पित रहेगी। आप अपने विधायक से क्या उम्मीदें रखते हैं? विधायक से तो उम्मीद ये है कि भाई जो भी हो विकास पूरा होना चाहिए। समस्याएं जो भी है, जैसे ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, एक ओवर ब्रिज की बहुत आवश्यकता है। काफ़ी दिनों से, काफ़ी वर्षों से इसकी चर्चा चल रही, लेकिन कोई इसके लिए काम नहीं कर सका, न इसको पास करा सका आज दिन तक। सारी किताबों में, कागजों में प्लानिंग करते हैं, आगे बढ़ाते ही नहीं इसको। भीलवाड़ा के न्यायालय में खड़े थे, जहाँ पर ऐसे वर्ग से हमने चर्चा की जो कि न्याय के लिए अच्छे और बुरे का फैसला करवाते हैं, और आज बड़ा विधायक को लेकर अपनी राय व्यक्त की है, जहाँ उनका केवल ये कहना है कि वो ऐसा व्यक्ति हो जो केवल विकास के ऊपर ध्यान दे और भीलवाड़ा को सही दिशा में ले जा सके। मैं सुरेंद्र सागर, लोकवाणी के लिए। विधानसभा आम चुनाव 2023 अब कुछ ही दिनों में है, जिसके चलते लोकवाणी टीवी न्यूज़ की टीम पहुंची भिलवाड़ा की लॉ कॉलेज में, जहां उन्होंने लॉ के छात्राओं से बात करी कि किस तरह के कानून बनने चाहिए, अभी तक की सरकार कितने कानून को मानती है और कैसे मानती है, नए एक्शन क्या होने चाहिए और क्या क्या है भिलवाड़ा की नई पीढ़ी की समस्याएं। विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। भिलवाड़ा हम देख ही सकते हैं कैसे प्रत्याशियों की शक्ति प्रदर्शन के लिए होड़ लगी हुई है। हम यहाँ पर आए हैं लॉ कॉलेज में, भिलवाड़ा का लॉ कॉलेज। यहाँ पर स्टूडेंट से हम बात करेंगे कि यहाँ क्या सोच रखते हैं, जो नई चुनाव आएगी, जो नई सरकार आएगी, उससे ये क्या चाहत रखते हैं, क्या उम्मीदें रखते हैं। आइए यहाँ पे बात करते हैं। आप एक लॉ स्टूडेंट हैं, आपको पता है कि कानून क्या होते हैं और कानून कैसे कायम किए जाते हैं, कैसे उन्हें चलाया जाता है। अभी तक आपने क्या देखा, जो पिछली सरकार रही है, क्या उन्होंने कानूनों का अच्छे से पालन किया है? नहीं हो पाया है। सबसे बड़ी दुर्घटना ये हुई है कि जो बच्चे अच्छे से तैयारी करते हैं और उनके पेपर लीक होने के कारण बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ना रोज़गार मिल पा रहा है ढंग से। युवाओं को रोज़गार के लिए अच्छा एक्शन लेना चाहिए सरकार को, युवाओं को रोज़गार दिलाए। और सड़कों का जो आज देख रहे हैं हाल की सड़क हर जगह टूटी हुई है, हर जगह उनसे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके लिए रूल बनाना चाहिए। थैंक यू। जो पेपर लीक का मामला आपने उठाया है, पेपर लीक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने देखा है कि पिछले इस साल में ही काफ़ी ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, वो मामले काफ़ी ज़्यादा आते जा रहे हैं। क्या इससे कैसे हमारी एम्प्लॉयमेंट पे और उससे कैसे फ़र्क पड़ता है? एम्प्लॉयमेंट पे इस तरह इफेक्ट कर रहा है कि आप आज एज ए स्टूडेंट हम लेके चलते तो आज हम आने वाले 5 सालों के बारे में सोचते हैं कि मुझे ये प्रिपरेशन करनी है, मुझे ये एग्ज़ाम देना है। तो अब मैं उसकी प्रिपरेशन आज मैं कर रही हूँ, लेकिन आप हर बार को आज मैंने उसको एग्ज़ाम को दिया नहीं, मैं 5 साल बाद उस एग्ज़ाम को फाइट करूँगी। पर मैं आज से ये देख रही हूँ कि आप एग्ज़ाम पे ही ऐसे कर रहे हो जैसे कि कुछ भी कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, पेपर लीक कर रहे हो। तो आज का स्टूडेंट ये देख रहा है कि आने वाले टाइम में भी यही चीज़ अगर कंट्रोल नहीं करोगे तो रुकेगी नहीं, वो बढ़ती जाएगी। तो उसे आज रोकोगे तभी तो आज मैं ये सोचूंगी यार मैं दूंगी तो मेरे माइंड में वही आ जाएगा, मैं दूँ क्यों, जब होना एंड में यही रिजल्ट निकलना है, उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलना है तो फिर मैं उस चीज़ को दूँगी क्यों। तो मैं अपनी होप वहीं ड्रॉप कर दूँगी। तो मेरे को ऐसा हो जाएगा मेरे को गवर्नमेंट फील्ड में जाना ही नहीं है। जब प्राइवेट सेक्टर में एग्जाम मेरे को कंपटीशन नहीं देना है, प्राइवेट फील्ड में जाऊंगी तो मेरे को इंटरव्यू देना है, तो मेरा वही रहेगा हाँ मेरे को प्राइवेट फील्ड में जाना है। मैं क्यों इतनी मेहनत करूँ, 5 साल अपना इन्वेस्ट करूंगी और एंड में मुझे ये पता चलेगा कि जिस दिन पेपर उस दिन लीक हो गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप एक स्टूडेंट की होप तोड़ रहे हो और आज की हमारी टूट रही हमें मंजूर है, पर आने वाले 10 साल बाद का जो अगर यही रवैया रहा तो 10 साल बाद जिस स्टूडेंट की होप टूटेगी उसके जिम्मेदार हम आज से होंगे।
आपने कहा कि आप 5 साल एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद में आप उससे फाइट करते हैं। तो आज ये मौका है, अभी ये जो मौका आ रहा है, चुनाव आ रहे हैं, इसमें आप डिसाइड करो कि नेक्स्ट सरकार किसकी बनेगी। तो आपको क्या चाहिए, सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन क्या है अपने फील्ड के लिए, अपने इस कानून के लिए? सरकार से एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा कोई मेजर नहीं है ना। हम ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस खराब है, बीजेपी खराब है, कोई अदर पार्टी खराब है। एज ए मैं जिस तरह से देखती हूँ, मुझे एज ए पर्सन इफेक्टिव लगता है कि ये एज ए पर्सन इंडिविजुअल भी अगर खड़ा होगा तो मुझे अगर उसे देना होगा, मुझे जिताना होगा, मुझे उसमें वो पोटेंशियल दिख रही है तो मैं उसे दूंगी। मेरा ये नहीं है कि अशोक गहलोत खराब है या बीजेपी का कोई कैंडिडेट खड़ा हो रहा है तो वो खराब है, ऐसा कोई नहीं होता। आप जो कैंडिडेट खड़ा हो रहा है वो इतना लॉयल होना चाहिए, उसमें इतनी ईमानदारी होनी चाहिए कि वो अपने लिए हुए डिसीजन पे खड़ा रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज अगर मैं कोई मंत्री बनती हूँ, मुझे उस चीज़ की फील्ड की नॉलेज नहीं है, मुझे आपने बना दिया, मुझे नाम चाहिए, पोजीशन चाहिए, उस लिए ही बना दिया। तो आप ऐसे लोगों को आप बना रहे हो, कमेटी बना रहे हो, तो आप ऐसे लोगों को इंक्लूड मत करो कि जिसको नॉलेज ही नहीं है उस चीज़ की। उससे इफेक्ट पड़ रहा है, उससे हर चीज़ से इफेक्ट पड़ेगा, उससे एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ेगा, एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, अदर जो आप सोसाइटी में चीज़ें देख रहे हो, छोटी छोटी चीज़ें कि लोग बिहेव किस तरह से करें। आप जितनी पॉलिटिक्स हमारी ख़राब होगी उतना ही लोगों का बिहेवियर ख़राब होता जाएगा। जैसे अभी हम देखते हैं कि अभी से 5-6 साल पहले पॉलिटिक्स की हालत इतनी ख़राब थी कि हमें पता ही नहीं था पीएम कौन बना हुआ है, कौन सा सीएम बना हुआ है, कौन क्या बना हुआ है। हमें नाम भी याद नहीं होते थे कि हमारा देश का पीएम कौन है, हमें नाम ही नहीं पता होता। पर आज ऐसी कंडीशन आई है कि हमें पता, एटलीस्ट हम उसके अंदर फील्ड में तो है, हमें पता है कि ये चीज़ें हो रही। तो उसके लिए क्या चाहिए कि इंसान में उतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो उसको देख के कि हम बोल दें हाँ यार ये बंदा सही है, कुछ भी करे, चाहे वो गलत भी कर रहा हो। हर इंसान परफेक्ट नहीं होता, वो गलत भी कर रहा है पर हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इसने गलत किया पर सही किया। आपने कहा कि जो हमारे मंत्री होते हैं उनको नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के लिए एजुकेशन भी मस्ट है। तो हमारे जो फील्ड अभी जो हमारे मंत्री का गण है, अभी का नहीं कहूँगी, मतलब जिस सरकार का नाम नहीं लूँगी, पर हम देख सकते हैं जितने भी आप सरकारों की बात कर लो, जितने भी पार्टीज़ की बात कर लो, एजुकेशन लेवल थोड़ा सा कम है। तो आपके हिसाब से क्या ज़रूरी, एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए या फिर एक्सपीरियंस मस्ट होना चाहिए? एजुकेशन मस्ट होनी चाहिए। तो जो मंत्री हैं जिनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है, जो मेहनत करके यहाँ पर आए हैं, उस पोजीशन पे आए हैं, एक्सपीरियंस और एजुकेशन दोनों पैरेलल चलते हैं। आज मैं हूँ तो मैंने एजुकेशन ले ली, एक्सपीरियंस मैं लूँगी, आज से 10 साल में काम करूँगी तब तो मेरे पास दोनों चीज़ों का बेनिफिट होगा। माना कि पिछले टाइम में जब आपके पास एजुकेशन नहीं थी तब भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एजुकेशन ही बिल्कुल एजुकेशन पे आप हर चीज़ को डाल दो और आप कुछ देखो ही नहीं। आज से पहले के टाइम में इतने आविष्कार हुए हैं, इतनी सारी चीज़ें हुई, तो हमने क्या एजुकेशन नहीं थी ना तब, पर क्या किया कि उनका माइंड थॉट, उनका प्रोसेस, उनका सोचने का तरीका, हर चीज़ करने का तरीका अलग था, उनका एक्सपीरियंस होल्डर था। आज अगर आप ऐसा नेता ढूंढ के लो जो जिसकी आज 80 साल एज होगी तो वो आज की कंडीशन को देख के बोल सकता है कि ये चीज़ अगर ये ईमानदार होगा, पहली कंडीशन तो ये है कि वो लॉयल होना चाहिए। अगर वो लॉयल होगा तो ये बोल देगा कि इस समय ये रूल लाने की ज़रूरत है, इस समय ये चीज़ करनी चाहिए। तो उसके पास क्या है, एजुकेशन उसने भले 5th तक की हो, 5वीं तक वो पढ़ा हो, पर उसके पास एक्सपीरियंस है, तो दोनों चीज़ें साथ चलती। आज एक्सपीरियंस के साथ आप मतलब एक एजुकेशन को लॉ, वो आपका बेनिफिट है कि आपके पास एक्सपीरियंस है पर एजुकेशन भी है, वो चीज़ होनी चाहिए। आप लॉ स्कूल में हैं, आप कौन से ईयर में हैं? सेकंड ईयर में हम। सेकंड ईयर में आपको लॉ का काफ़ी अच्छा नॉलेज हो गया होगा मेरे हिसाब से, नॉलेज रखते हैं हम, है ना? तो आपने जो लॉ पढ़ा है उसके हिसाब से गर्ल सेफ्टी की अगर अपन बात करें तो इस पहली सरकार जो थी उसने कितना गर्ल सेफ्टी के लिए नए कानून बनाए, या उसके बारे में कुछ बताइए, या फिर नए क्या कानून बनने चाहिए गर्ल्स के लिए, गर्ल सेफ्टी के लिए, गर्ल एजुकेशन के लिए, गर्ल एम्प्लॉयमेंट के लिए? देखिए गर्ल्स की बात करें तो रूल रेगुलेशंस बहुत अच्छे हैं अपने गर्ल्स को लेकर, या फिर जो मतलब महिला संरक्षण की बात आती है वहाँ पे एक अच्छा लेवल है अपने इंडिया का जहाँ देखा जाए। लेकिन कुछ हद तक अगर ज़मीर बेच के अगर कोई इंसान उसके अगेंस्ट कुछ काम कर रहा है तो फिर अगर रूल है लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे तो उसका फिर ज़मीर बेच के काम करने का क्या मतलब अगर कुछ हो रहा है, मतलब किसी लेडीज़ के साथ गलत हुआ है और गवर्नमेंट उस चीज़ को नेगलेक्ट कर रही है कि भाई नहीं हम इस रूल को, मतलब कोई एमएलए का बेटा है और एक मिडिल क्लास फैमिली से कोई ऑफेंस कर रहा है और एक एमएलए का बेटा ऑफेंस कर रहा है, तो फिर वो ऑफेंस उसके लिए मतलब बिल्कुल है ही नहीं कि भाई वो पैसे देके छूट जाएगा, और वो मतलब एक गरीब फैमिली से आ रहा तो उसके ऊपर आप कहना चाह रहे हैं कि जो पावरफुल फैमिलीज होती है वो मिडिल क्लास फैमिली को दबा देती है। हमारी गवर्नमेंट में ऐसा हो रहा है? हाँ होता है ये जनरल, अगर ग्राउंड लेवल पे देखा जाए तो ये चीज़ें है। अगर बड़े ऊपर जो बैठे हैं उन लोगों को ये चीज़ नहीं दिख रही है तो इसका मतलब उनका एक्सपीरियंस, उनका एजुकेशन, उनका ज़मीर, अंदर का जो उनका ज़मीर है वो आज गवाही नहीं दे रहा है, अगर उनको ये चीज़ नहीं दिख रही है तो, क्योंकि हो रहा है ये गलत ग्राउंड लेवल पे।
उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। रूल बना देना हर कुछ नहीं होता है। आज मैंने बना दिया है कि कुछ भी रूल बना दिया, पर उसको आप इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो। आप 4 लोगों को तो पता है कि ये रूल है, वो कर रहा है, और आगे 10 लोगों को पता ही नहीं क्या है। तो उस चीज़ का इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या करें आप बता दो। इम्प्लीमेंट करने के लिए ये करें कि आप अवेयरनेस लाओ। आज मैं हूँ तो आज मैं इस कॉलेज में मुझे इतनी सारी चीज़ें नई पता चला कि हाँ ये चीज़ होती है, ये ऐसे होता है। तो वो कैसे पता चला कि जब मैंने उस चीज़ को पढ़ा, उस चीज़ को समझा। तो आप एजुकेशन में ही हर चीज़ को खराब, मेन बेसिक अगर आप एजुकेशन की नींव को खराब करते जाओगे तो वो हर चीज़ खराब करेगी। आप किसी भी चीज़ को लेके देख लो। आज आप अच्छा खा रहे हो, अच्छा पहन रहे हो, वो सब कुछ नहीं होता है। एक नॉर्मल इंसान है, वो अगर अच्छे ढंग से लाइफ जी पा रहा है, खुल के अपनी बात बोल पा रहा है, उसको हर रूल हर रेगुलेशन पता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे ये चीज़ करनी है, तो वो चीज़ अच्छी है। बाकी उस रूल का कोई सेंस नहीं बनता कि हमने बना दिया है। इस सिस्टम को, इस चेन को खराब कर रखा है करप्शन ने। अगर ऊपर वाला सिस्टम अगर नीचे से पैसे नहीं लेगा तो वो चेन अपने आप ही क्लियर हो जाएगी। और अगर ऊपर अगर हम एज अ यूथ हम क्या कर सकते हैं इसको चेंज करने? अवेयरनेस कि हमें अपने अधिकारों का होना चाहिए कि हाँ मेरे अधिकार है, मेरे राइट्स है, ये मुझे ये न्याय चाहिए, इस बेस पे मैं ये पिटीशन फाइल कर रहा हूँ, तो मुझे इसका जो आउटपुट है वो मिलना चाहिए मेरे नागरिक के तौर पर। या फिर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है तो मेरी सुनवाई तो होनी चाहिए। इनफैक्ट अगर तो लोगों में दम रखने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, आज कॉन्फिडेंस लो हो गया, और लो होने का कारण है सिस्टम। अगर सिस्टम में पावरफुल पर्सन अगर पावरफुल है तो नीचे वाला वैसे ही दबेगा, उसकी सोच दबेगी, कोई सारांश नहीं निकलेगा। अगर ऊपर वाला सिस्टम अगर अवेयर हो जाए कि हमें करप्शन लेना ही नहीं है, मेरे लिए वो भी बराबर है जो ग्राउंड लेवल पे खड़ा है और वो जो टॉप फ्लोर पर खड़ा है, तो वो अपना आप ही वो पूरा चेन है ना, वो सिस्टम एकदम सर्कुलर के हिसाब से चलने लग जाएगा। आपकी बात को समराइज करें तो आपको एक ऐसा लीडर चाहिए जो बिल्कुल करप्शन में बिलीव नहीं करे और ट्रांसपेरेंसी में बिलीव करे, लॉयल हो, जो लॉयल हो। मतलब उसके लिए मतलब एक एमएलए एमपी जो भी बड़ी पोस्ट का एक अगर क्रिमिनल है वो भी क्रिमिनल हो, और एक जो नॉर्मल फैमिली से एक मतलब एक फार्मर फैमिली से आता हो वो भी एक एज मतलब एक क्रिमिनल हो। दोनों में क्रिमिनल उसके मतलब उसके ऑफेंस को लेकर कोई भी डिफेंस नहीं रखा जाए उनके बीच में, उनके साथ सही अधिकारों का, उनके अधिकारों की रक्षा की जाए, उन्हें न्याय दिलाया। मेरा सवाल आपसे ये था कि जो अपन गर्ल्स की बात करें, अपन टॉपिक अपना ये था, मैंने सवाल आपसे ये पूछा था कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन, गर्ल सेफ्टी और गर्ल एम्प्लॉयमेंट की बात अपन कर रहे थे, उस पे क्या है आपके? गर्ल्स रेप को लेके रूल बनना चाहिए। आज अपन हर जगह रेप को लेके तो काफ़ी रूल्स हैं, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हर जगह करप्टेड एरिया है, करप्शन ले लेते हैं, और जो ये अतिक्रम करता है, गर्ल्स का रेप करता है, उनको छोड़ देते हैं। तो उनके लिए कड़े से कड़े रूल बनने चाहिए। जिससे क्या चेंजेस चाहिए आपको कानून में? जैसे जिसने रेप किया है उसके लिए ऐसा एक्शन होना चाहिए कि सामने वाला देख के अपने आप रुक जाए कि यार ये एक्शन हमारे साथ होगा तो क्या होगा। अभी क्या है और क्या चेंज चाहिए वो डिटेल में बताइए। अभी डिटेल में ये कि जैसे रेप हुआ है उसका थोड़ा टाइम सजा देंगे और उसको छोड़ देंगे। कल के दिन अगर दूसरा कोई ऐसा सोचता है कि मैं ये करूं, तो उसको ऐसा डर बन जाना चाहिए कि यह सज़ा मिलेगी, फांसी की सज़ा मिलेगी या कारावास मिलेगा, तो उम्र कैद मिलेगी, तो मैं क्या करूंगा। तो वो हमेशा होना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि जब अपन ऐसा रूल बनाएंगे, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे कि नहीं मुझे ये नहीं ये ही करना है, तो अपने आप ये चीज़ हट जाएगी। तो क्राइम या रेप इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि हमारा कानून स्ट्रिक्ट नहीं है या लोग उस फॉलो नहीं करते हैं? स्ट्रिक्ट नहीं है। स्ट्रिक्ट होगा तो अपने आप ही ये फॉलो होगा। स्ट्रिक्टनेस होती है तो फॉलो होते हैं, अब स्ट्रिक्ट है ही नहीं तो फॉलो हो ही नहीं रहा। अभी हमने देखा है 33% का सेंटर ने एक रिजर्वेशन निकाला है सिर्फ फीमेल्स के लिए, और पॉलिटिक्स में देखते हैं इन पे लॉ स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे। आपको लगता है जो फीमेल्स हैं वो 33% तक पहुंच पाएगी? लोकसभा में एक फिक्स 33% फीमेल्स की सीट हो पाएगी? उनको 33% जो रिजर्वेशन मिला है ये एक अच्छी पहल है, लेकिन उनको मतलब जो 33% जो रिजर्वेशन मिला है उनको वहाँ तक भी मतलब इतना आगे नहीं पहुँच पा रही है वुमेंस। जी, इस पर मैं अपने विचार रखना चाहूँगा कि जैसे सेंट्रल ने जो नियम निकाला है ये 33% रिजर्वेशन का, ये बहुत अच्छी पहल है और इसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अभी वर्तमान में 81 महिलाओं की सीटें हैं लोकसभा के अंदर। अगर वो इस इम्प्लीमेंटेशन के बाद में 181 होती है तो वो एक वीमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ होगी। पर वैसा सिर्फ एक उनकी विचार दिखता है, क्या उन पर जो राजनीतिक पार्टियाँ हैं वो अपना स्टैंड नहीं ले पा रही हैं। आज
विधानसभा के इलेक्शन है। आज विधानसभा के इलेक्शन होते हुए भी बहुत सी राजनीति, दोनों ही मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों ने अपनी उस तरह की महिलाओं को सीटें दी नहीं। जब आप सीटें ही नहीं दे रहे हो तो आप उस 33% रिजर्वेशन का कोई सार नहीं बैठता। जैसा कि हम देखते हैं पंचायती राज के अंदर 50% रिजर्वेशन महिलाओं को होता है, बट उस रिजर्वेशन के होने के बाद भी वो उन पर शासन करने का काम उनके परिवार वाले करते, ये करते, वो करते, तो क्या उससे महिला एम्पावरमेंट होगा? ये इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न रहेगा। जब तक आप अपनी तरफ से पहल नहीं करोगे, आप भले ही कितने ही नियम बना लो, लेकिन जब आप अपनी तरफ से पहल कर कर उनको टिकट्स ही नहीं दोगे, जब तक आपको टिकट्स नहीं दोगे, तब तक आज भिलवाड़ा के अंदर 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, एक भी महिला नहीं है टिकट एमएलए का चुनाव लड़ रही हो जिसको टिकट दिया गया हो। तो क्या इस पर उन लोगों का संशय नहीं बनता है कि यार हम टिकट देंगे तब जाके वो 33% रिजर्वेशन का कोटा पूरा होगा? एक कंपलसरी मेजोरिटी को कुछ चीज़ कर देने से क्या उस तरह की महिलाओं का एम्पावरमेंट जिसकी बात सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, क्या वो इम्प्लीमेंट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? ये एक बहुत बड़ा विषय रहेगा। उसके अलावा बहुत सारे रीजंस हैं, जिससे एज ए लॉ स्टूडेंट मैं जो चीज़ों पर मानता हूँ उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आप इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन की बात की। इम्प्लीमेंटेशन पर मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि जब तक लोगों को जागरूक नहीं किया जाएगा लॉज के प्रति, कानून के प्रति, देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता। आज आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन को ये तक आज नहीं पता है कि आर्टिकल 14 क्या होता है। क्या होता है हमें भी नहीं पता है, बताइए, हमें जागरूक कीजिए। समानता का अधिकार होता है, आर्टिकल 14 समता का अधिकार होता है। जी, राइट ऑफ इक्वलिटी होता है कि भाई आप हर इंसान को इक्वल ट्रीट करो, इक्वल होनी चाहिए। बट क्या महिला और पुरुष इक्वल हो रहे हैं? जब आप पॉलिटिकल इक्वलमेंट नहीं दे रहे हो तो ये कहाँ से पॉसिबल हो जाएगा कि वो इम्प्लीमेंट उनकी एम्पावरमेंट की बात कर सके? तो हर लोगों को तो पता होता नहीं कि कानून क्या है या क्या, कौन सा आर्टिकल निकल रहा है, कब क्या नया बन रहा है। आप लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप उसे बताने के लिए आप कैसे अवेयरनेस फैलाएंगे? अवेयरनेस का बहुत से, जैसे जो हाई कोर्ट्स वगैरह होती हैं उनके थ्रू अवेयरनेस जागरूक प्रोग्राम चलाए जाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। कौन से प्रोग्राम्स? मैंने नहीं सुना है। विधिक सेवा करके एक प्राधिकरण है, वो बहुत सारी जगह पर जागरूक अभियान चलाए जाते हैं। सब बहुत सी अच्छा ये हाई कोर्ट्स के द्वारा चलते हैं, बट गवर्नमेंट के थ्रू ये चीज़ प्रोग्राम चलने चाहिए। किसी योजना का हो गया, किसी प्रोग्राम का हो गया, वो गवर्नमेंट के थ्रू चलने चाहिए। आज महिलाओं के लिए अगर कोई कुछ ऐसे कानून बता सकते हैं जो कानून अच्छे हैं फीमेल के लिए या फिर यंग बच्चों के लिए, जो कि लोगों को पता ही नहीं है? बहुत सारे इसमें मैं कानून को जोड़ा, जैसे पोस्को वगैरह के जो एक्ट हैं। क्या है पोस्को एक्ट? पोस्को एक 14 साल से जो कम उम्र की महिलाओं के या बालिकाओं के साथ जो होते हैं उनके ऊपर लोगों को जागरूकता नहीं है कि वो लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनको वो है ही पता ही नहीं है उस लॉज के बारे में, इसलिए वो चीज़ बढ़ती रहती है। वो जब उनको लॉ नहीं पता तो वो उनके हिसाब से चार्जशीट बनाई, पेश किया, वो ठीक है, वो छूट गया, 7 दिन में बाहर आ गया। फिर तो नॉर्मल बदतमीजी के केस में और फॉक्सो एक्ट में क्या डिफरेंस? नॉर्मल बदतमीजी के केस में और पोस्को एक्ट में ये रहता है कि दंड का जो प्रावधान होता है, वो दंड का प्रावधान पोस्को के अंदर कठोर होता है और जो उसके अंदर होता है वो मामूली होता है, जुर्माने के बेसिस पर। तो वो तो उसमें भी मामूली होना नहीं चाहिए। नॉर्मल बदतमीजी एज ए पोक्सो में काउंट नहीं होती। पोक्सो में मेन काउंट होता है सेक्सुअल हेरेसमेंट, जो होता है आप रेप ले लो या आप किसी को फिजिकली टच कर रहे हो या कुछ भी करो, हेरेस कर रहे हो, उस हिसाब से उसको लिया जाता है। अभी आपने जो बोला 30% होना चाहिए, फीमेल्स को सीट मिलनी चाहिए पॉलिटिक्स में। अभी अपन देखते हैं यूथ में, मैंने बहुत जगह ये चीज़ नोटिस करी, जब एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, जब जॉब्स की बात आती है, गवर्नमेंट जॉब्स की बात, तब कहते हैं लड़के हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि आधे से ज़्यादा सीटें तो लड़कियों को दे दी, और जो सीटें उनके लिए फिक्स नहीं है, जो दूसरी सीटें उसमें भी लड़कियाँ अपना पार्ट देती है, जबकि कॉम्पिटिशन फाइट करने वाले लड़के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि अपने ऑब्वियसली कंट्री में लड़कों की पॉपुलेशन ज़्यादा है। इस पर आप क्या कहेंगे? मैम, जहाँ तक पॉपुलेशन का बात है, 4951 की पॉपुलेशन इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। तो मेरा ये थॉट है, जितनी पॉपुलेशन, जैसे हमारा जो स्टार्टिंग में से रिजर्वेशन का जो प्रोसीजर रहा है, वो जितनी पॉपुलेशन उतना रिजर्वेशन। अगर आज 51% बॉयज़ अगर हैं तो उनको 51% ही सीटें वो कैपेबल करते हैं। अगर महिलाएं 49% है तो उनको 49% रिजर्वेशन। आप कहना चाहते हैं 100 सीटों में से 49 फिक्स सीटें लड़कियों की, और 49 से ज़्यादा सीटों पे 51 वाला जो पार्ट है उसमें लड़कियां नहीं जानी चाहिए? जी, नहीं जानी चाहिए। क्यों? अगर लड़का कोई डफर है, उसकी कंपैरिजन में लड़की इंटेलिजेंट है, मान लो कि लड़कियों के 10 का ग्रुप है, उसमें से 9 इंटेलिजेंट है, लड़कों का 10 का ग्रुप है, उसमें से 8 डफर है, तब मैम मेरा जो कहना है वो ये कहना है कि अगर जैसे मेरा हम 5 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, 5 में से अगर 3 और 2 का रिजर्वेशन रखा जाता है, तो अगर उसमें से अगर एक कोई अयोग्य है, अगर एक उस तरह का कोई है बॉयज़ अगर अयोग्य है, तो मे भी उसकी जगह उसको सीट मिलनी चाहिए, वो योग्यता के बेसिस पर है। मगर योग्यता के बेसिस पे तो रिजर्वेशन चला ही जाना चाहिए। 49% जो रिजर्वेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस रिजर्वेशन में मैम ऐसा है कि उन 49% रिजर्वेशन का भी एक पैरेलल वो होना चाहिए कि योग्यता के हिसाब से वो 49 होनी चाहिए।
ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि वो 100% 49 के ऊपर अगर वो कोई योग्य नहीं है तो उसको भी मिले। वो 49 का एक क्राइटेरिया होना चाहिए कि उस पर भी योग्य मिलना चाहिए। अगर अपन रिजर्वेशन की बात करें तो वो फिक्स्ड सीटें होती है, 49 सीटें फिक्स्ड है कि लड़की के लिए। अगर 49 की जगह सिर्फ 39 लड़कियां इंटेलिजेंट है और वो उस सीट को डिजर्व नहीं करती, बची हुई 10%, तो भी वो सीट उनको मिलेगी। इसी को रिजर्वेशन कहते हैं। जी, मैं यही कह रहा हूँ जी, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू वो यही है कि अगर वो योग्य नहीं है, पर आप ये कह रहे हैं कि 49 होनी चाहिए। जी होनी तो चाहिए, 49 होनी चाहिए। 49 पर मैं अपना स्टैंड लेके बता रहा हूँ आपको कि 49 इसलिए होनी चाहिए कि जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया आपने बना रखा है पहले से, जो रिजर्वेशन 70 सालों से जो चला आ रहा है, उस क्राइटेरिया पर मैं बात कर रहा हूँ आपको। जैसे उस क्राइटेरिया के अंदर अगर कोई जनरल कैटेगरी की कोई महिला है, ठीक है, अगर वो जनरल कैटेगरी की महिलाओं के जैसे जो रिजर्वेशन, महिला रिजर्वेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो रिजर्वेशन जैसे जो कास्ट रिजर्वेशन जो चला आ रहा है उसी बेसिस पे होगा। आप ये नहीं, अब मैं आपको ये नहीं कह रहा है कि वो 33% में से जनरल अलग है, ओबीसी अलग है, एमबीसी अलग है। वो क्राइटेरिया वही है। जैसे अगर एससी के लिए 17% सीटों का अगर 17 सीटें अगर रिजर्व है तो वो 17 सीटों पर केवल 17 अगर महिलाओं के लिए रिजर्व है तो वो 17 उस कैटेगरी की महिलाओं के लिए रिजर्व हो। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। आप जैसे कास्ट जो आपने जो रिजर्वेशन का जो क्राइटेरिया बना रखा है, उस क्राइटेरिया के अंदर मैं ये बात कर रहा हूँ। अगर आपके जहाँ योग्य नहीं है वहाँ आप जागरूकता लाओ उस चीज़ के लिए कि यार आप योग्य बनो। आज लिटरली एक चीज़ है, हमारे कॉलेज में एसटी की बहुत कम सीट है, ठीक है, एसटी की सीटें वो योग्य नहीं है इसलिए नहीं आ पा रहा है। बट जैसे जो हमारे जो कॉलेज में न्यूनतम एडमिशन है 42% के अंदर कोई गर्ल्स आई हुई है, बॉयज़ आया हुआ है एसटी कैटेगरी का, और 42 और 71 के अंदर 79% के अंदर जनरल कैटेगरी का। तो अगर आप योग्यता की बात करोगे तो क्या वो कैटेगरी तो आप कह रहे हो कास्ट रिजर्वेशन हटा देना चाहिए, जेंडर रिजर्वेशन रिजर्वेशन की मैं बात करता हूँ कि जहाँ अगर कास्ट रिजर्वेशन अगर आपको उसी प्रारूप में रखना है तो फिर आप ये 49-51 का फॉर्मूला नहीं अपना सकते। अगर आपको वुमेन एम्पावरमेंट, अगर महिलाओं की हक की बात करनी है, एक्चुअल में अगर पावर देना है, तो आपको जेंडर रिजर्वेशन की बात मैं मेरी व्यक्तिगत विचार में रखता हूँ। जो विचार मेरे थे इस पर मेरा यही। मैं आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि सरकार से मेरी ये उम्मीद थी, हमारा ये कॉलेज है, ये विधि महाविद्यालय है पूरा, इसकी चारों तरफ बाउंड्री नहीं है। एक बार उधर दिखाना। हमने इसके लिए इतने ज्ञापन दिए, इधर अतिक्रमण है, उधर अतिक्रमण है, सब जगह अतिक्रमण हो रहा है। हमारे पूरे विधि महाविद्यालय की तरफ बाउंड्री नहीं है, यहाँ अतिक्रमण हो रहा है, यहाँ पूरी व्यवस्था नहीं है। यहाँ जहरीले जानवर यहाँ से कॉलेज के अंदर भी आ चुके हैं, या कॉलेज के बाहर कौन से जहरीले जानवर? जैसे सांप, बिच्छू वगैरह हमारे यहाँ से कॉलेज के बाहर आए दिन निकलते रहते हैं। प्रशासन को हमने कई बार 4 बार 5 बार ज्ञापन ये आपकी कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं है? कॉलेज ने प्रशासन को अवगत कराया है। प्रशासन के पास हमने बाकायदा 4 से 5 बार हमने ज्ञापन भी दिए हैं। उग्र आंदोलन भी वहाँ प्रशासन कलेक्ट्रेट पर प्रशासन पर हमने आंदोलन भी किए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। यहाँ कोई भयंकर घटना किसी विद्यार्थी के साथ होती है, कोई जहरीला जानवर उसको खा लेता है, कुछ भी कर लेता है, या कभी आने के बाद कोई विद्यार्थी यहाँ पर उसके लिए पूर्ण रूप से सुविधा अगर नहीं मिलती तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये हमारे सरकार से हमारी सबसे बड़ी अपील ये है। उसके अलावा अगर हम देखते हैं शहरों की हालत, सड़कों की हालत, वो आपको पता ही है सड़कों की हालत कैसी है। सीवरेज का काम सरकार ने इतना घटिया कराया है, मुझे बोलते हुए शर्मिंदा हो रही है कि सड़कों से 2 इंच वो ऊपर निकले हुए हैं। आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ियाँ वहाँ। सीवरेज के जो चैम्बर है उसकी वजह से एक्सीडेंट कैसे हो रहा है? सीवरेज चैम्बर जो उनके चैम्बर हैं वो सड़क से 2 इंच ऊपर उठे हुए हैं। गाड़ी स्पीड में जाती है वो दिखते नहीं है, जैसे गाड़ी उनके पास जाती है वो उनसे टकराती है और गाड़ी अपने आप गिर जाती है। इसी तरह से लोगों के शरीर को भी बहुत हानि हो रही है। किसी धचकों में गड्ढे इतने हो रहे, लोग अपनी गाड़ी निकालते हो तो उनकी कमरों में इतनी चोट है कि अस्पतालों में इतनी भीड़ लग चुकी है। तो हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि जो आने वाली सरकार है वो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए काम करे और हर एक एरिया में, हर एक क्षेत्र में, जैसे चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या रोजगार हो, या अन्य कोई क्षेत्र हो, उसमें अच्छा काम करे। और मैं सभी युवाओं से ये कहना चाहूँगा, जो भी पहली बार वोट दे रहे हैं वो वोट जरूर करें, किसी को भी करें, जो आपको अच्छा कैंडिडेट लगता है उसको करें, लेकिन वोट जरूर करें। चाहिए और वोट ऐसे कैंडिडेट को करो कि वो अपने लिए और अपने समाज के लिए अच्छा वर्क कर सके। ठीक है, वो सभी जो प्रथम बार जो वोट करने जा रहे हैं उनसे यही अनुरोध है कि एक बार वोट जरूर करें, भले ही किसी को भी करें, अच्छा वोट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए लोकवाणी टीवी न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।